हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 35 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है हमारे वैज्ञानिक। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस सारांश में हम लोग 3 वैज्ञानिकों के नाम देखेंगे। पहले हमारे वैज्ञानिक हैं सीवी रमन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारे दूसरे वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और हमारे तीसरे वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए दोस्तों, आज हम इन तीनों अपने वैज्ञानिकों के नाम के साथ इनका सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश। पहले हम लोग देखेंगे सर सीवी रमन, ठीक है। तो इनका चलिए शुरू करते हैं सारांश। चंद्रशेखर वेंकटरमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो चंद्रशेखर वेंकटरमन है अर्थात सर सीवी रमन है, इनका जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। कहाँ पे? तो तमिलनाडु के जो तिरुचिरापल्ली नगर है, ठीक है। इनके नगर का नाम था, इनके गांव का नाम था तिरुचिरापल्ली। वहीं के ये रहने वाले थे, ठीक है। इनके पिता चंद्रशेखर कॉलेज के अध्यापक थे। जो इनके पिताजी थे वो चंद्रशेखर कॉलेज के अध्यापक थे। रमन ने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एमए की डिग्री ली। पढ़ाई पूरी करने पर इन्होंने लेखा विभाग की परीक्षा पास की और कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल का पद प्राप्त किया। देखिए दोस्तों, ये जो रमन जी हैं, डॉक्टर सीवी रमन, उन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज से, ठीक है, एमए की डिग्री ली थी और पढ़ाई पूरी करने पर इन्होंने लेखा विभाग की परीक्षा पास की। उसके बाद ये कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के पद पर प्राप्त इनको हो गया, ठीक है। इनको पद वो प्राप्त हो गया। इस पद से त्यागपत्र देकर कोलकाता से भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक बने। देखिए दोस्तों, जब ये इस पद से त्यागपत्र दे दिए तो कोलकाता से भौतिक शास्त्र के ये प्राध्यापक बन गए। कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ये लंदन में आयोजित सम्मेलन में गए। देखिए दोस्तों, ये कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में ये लंदन आयोजित जो सम्मेलन हुआ था उसमें गए थे। लौटते समय ये समुद्र के पानी को देखकर सोचने लगे कि यह नीला क्यों है। जब वहां से ये लौट रहे थे तो इन्होंने समुद्र का पानी देखा जो नीला है। तो इन्होंने सोचा कि समुद्र का पानी आखिर नीला क्यों है, ठीक है। आगे देखते हैं। सर सीवी रमन ने वैज्ञानिक शोध से पता लगाया कि प्रकाश यदि पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में बदलाव आएगा। यही कारण है कि सूर्य की किरणों के प्रकाश को पानी परावर्तित कर देता है, इसलिए समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, हमारे जो वैज्ञानिक है ऐसे ही वैज्ञानिक बने कि हर एक चीज़ पे सर्च करना, उसकी खोज करना कि आखिर ये ऐसा क्यों है। तो देखिए, सर सीवी रमन ने भी ऐसा ही किया। उस पानी को नीला देखा तो उस पे वो पता लगाने लगे कि आखिर ये नीला क्यों है। तो इन्होंने देखा कि यदि पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, यदि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरेगा तो उसकी प्रकृति में बदलाव आएगा। यही कारण है कि सूर्य की किरणों के प्रकाश को पानी परावर्तित कर देता है, जिसके कारण पानी नीला दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के इस प्रभाव को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। जो यह सूर्य का प्रकाश का प्रभाव है इसका नाम है रमन इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रमन जी के नाम पर रख दिया गया। आगे देखते हैं।
रमन की इस महत्वपूर्ण खोज के लिए सन 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो खोज किए थे उसके कारण इनको 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप ये बात याद रखिएगा कि 1930 में इनको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं, सन 1943 ईस्वी में रमन ने बंगलौर के निकट रमन इंस्टीट्यूट नामक संस्था स्थापित की। 1943 ईस्वी में इन्होंने बंगलौर के निकट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे इन्होंने एक संस्था स्थापित की। ठीक है, उस संस्था का नाम था इंस्टीट्यूट। ठीक है, बंगलौर में है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इस संस्था में 27 वर्ष तक कार्य करते रहे। जो ये इंस्टीट्यूट संस्था है इसमें इन्होंने 27 वर्ष तक कार्य किया है। 20 नवंबर 1970 में उनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 20 नवंबर 1970 ईस्वी में। आइए हमारे दूसरे वैज्ञानिक का नाम देखते हैं और इनके बारे में सारांश देखते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो आइए इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ। इन्होंने इंटर मुंबई के पास किया। ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1930 ईस्वी में इन्होंने बीएससी पास की और 1934 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देखिए दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को, ठीक है, मुंबई के जो पारसी परिवार है उसमें हुआ था। मुंबई के ये रहने वाले थे और इनका परिवार था पारसी। देखिए, इन्होंने वहाँ से मतलब कि इन्होंने इंटर वहीं से पास किया। कहाँ से? तो मुंबई से। फिर इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1930 ईस्वी में इन्होंने बीएससी पास किया। फिर उसके बाद 1934 ईस्वी में पीएचडी की डिग्री इन्होंने प्राप्त की। आगे देखते हैं, सन 1940 ईस्वी में भारत आए। फिर देखिए ये भारत कब आते हैं? तो 1940 ईस्वी में। अब आगे की देखते हैं इनकी कहानी, आखिर होता क्या है आगे। इन्होंने बंगलौर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस संस्था के अंतरिक्ष किरणों पर शोध किया। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि जो बंगलौर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है उस संस्था के में अंतरिक्ष किरणों पर इन्होंने सर्च किया था, शोध किया था। ठीक है, इन्होंने बताया कि बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले किरणों के कण बहुत छोटे और तेज गति से चलते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में हवा में मौजूद परमाणुओं से तेजी से टकराते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस संस्था है, जो अंतरिक्ष से किरणें आती हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनकी गति बहुत तेज होती है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बताया कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में, ठीक है, हवा में मौजूद जो परमाणु हैं उससे टकराते हैं। ठीक है, इस टक्कर से परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। अलग हुए इलेक्ट्रॉन में एक और कण मेसॉन होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु छोटे छोटे परमाणुओं से निर्मित होती हैं। इन्होंने क्या बताया कि इस टक्कर से परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग हो जाते हैं। अलग हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में एक और कण मेसॉन होता है। ठीक है, उस जो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं उसमें एक मेसॉन होता है, एक मेसॉन कण होता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु छोटी छोटे परमाणु में निर्मित होते हैं। इसी कारण प्रत्येक जो परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे मतलब निर्मित होते हैं। आगे देखते हैं,
परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कण होते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार भाभा ने दुनिया को अंतरिक्ष की इन किरणों के रहस्य से अवगत कराया। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु है उसके नाभिक में, ठीक है, ये परमाणु है, इसके नाभिक में प्रोटॉन रहता है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन रहता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाती है, ठीक है, इन्होंने ये बताया। और इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार इन्होंने इसके बारे में दुनिया को बताया है। आगे देखते हैं। सन 1948 ईस्वी में डॉक्टर भाभा परमाणु शक्ति आयोग के चेयरमैन बने। ये परमाणु शक्ति आयोग के चेयरमैन कब बने थे? तो 1948 ईस्वी में। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इनके कुशल निर्देशन में अप्सरा, सीरस और जर्लिना नामक रिएक्टरों की स्थापना हुई। देखिए, इनके कुशल निर्देशन में क्या हुआ था कि अप्सरा और सीरसर और जर्लिना नामक रिएक्टरों की स्थापना हुई थी। इनके निर्देशन में सन 1936 में ट्राम्बे परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ। देखिए दोस्तों, जब ये थे इनके निर्देशन में ही, जब ये चेयरमैन थे तभी की बात है, ठीक है। सन 1936 ईस्वी में ट्राम्बे परमाणु एक बिजली घर स्थापित हो गया। आगे देखते हैं। 18 मई 1978 के दिन राजस्थान के पोखरण स्थान पर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु विस्फोट किया गया। नाभिकीय परिवार का भारत विश्व में छठा राष्ट्र बन गया। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि 18 मई 1978 के दिन, ठीक है, उस दिन राजस्थान के जो पोखरण स्थान है वहां पे शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु विस्फोट किया गया था, ठीक है। नाभिकीय परिवार का भारत विश्व में छठा राष्ट्र बन गया, ठीक है। नाभिक परिवार के लिए जो भारत हमारा था वो विश्व में 6वें स्थान पर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर भाभा के योगदानों के लिए इन्होंने 1942 में एडम्स पुरस्कार, 1948 में हॉकिंस पुरस्कार और 1954 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि दी गई। सन 1966 ईस्वी में भाभा की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, इनको जो है एडम्स पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1942 ईस्वी, ठीक है। और हॉकिंस पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1948 ईस्वी। और पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें कब दी गई? तो पद्म भूषण की उपाधि इन्हें कब दी गई थी? तो 1954 ईस्वी। देखिए दोस्तों, इनकी मृत्यु कैसे हो गई? एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। उस समय का सन था 1966 ईस्वी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हमारे अगले वैज्ञानिक है एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैकिन अल्बुद्दीन अब्दुल कलाम है। देखिए दोस्तों, इनका पूरा नाम तो पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। इनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैनु अल आबदीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के रामेश्वरम है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं। इन्होंने तमिलनाडु से ही बीएससी परीक्षा पास की। इसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ
टेक्नोलॉजी चेन्नई से इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग में विश्व योग्यता प्राप्त की। ठीक है, देखिए दोस्तों, इन्होंने तमिलनाडु से इन्होंने बीएससी परीक्षा पास की थी। इसके बाद ये मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो चेन्नई से इन्होंने इसमें इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की थी। फिर ये वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेष योग्यता इन्होंने प्राप्त कर ली। आइए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक के रूप में सफर करते हुए ये सन 2002 ईस्वी में भारत के 12वें राष्ट्रपति चुने गए। ये 12वें राष्ट्रपति कब चुने गए? तो 2002 ईस्वी में। ठीक है, ये बात मुख्य है, आप इनका आता भी है पेपरों में, आप इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आगे की घटना। अब्दुल कलाम ने कड़ी मेहनत और लगन से प्रथम उपग्रह प्रक्षेपक यान SLV-3 का निर्माण किया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही मेहनत किए। फिर उसके बाद इनके मेहनत लगन के बाद इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपक यान इन्होंने SLV-3 का निर्माण कर दिया। इन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल बनाकर देश को मिसाइल शक्ति संपन्न बनाया। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया? पृथ्वी और अग्नि को, ठीक है, अग्नि मिसाइल बनाकर इन्होंने देश को मिसाइल शक्ति संपन्न कर दिया। आगे देखते हैं। पृथ्वी मिसाइल का वजन 14 टन है। यह जमीन पर 250 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के ठिकाने नष्ट कर सकता है। अग्नि मिसाइल की ऊंचाई 21 मीटर और वजन 16 टन है। यह हवा में मार करने वाली मिसाइल है। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि जो इन्होंने बनाया था मिसाइल, उन्होंने जो उसका वजन था, जो पृथ्वी मिसाइल था उसका वजन था 14 टन। ठीक है, और उसका क्या कार्य था? तो देखिए, वो तो पहले जमीन से जमीन पर 250 किलोमीटर तक अगर दूर शत्रु है तो उसके ठिकाने को वो नष्ट कर देता है। और वहीं पे अग्नि जो मिसाइल है वो ऊंचाई उसकी है 21 मीटर। ठीक है, और उसका वजन है 16 टन। ये क्या करता है कि हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह 1200 से 2500 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के जहाजों या मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। इन मिसाइलों का उपयोग आक्रमण होने पर देश की रक्षा के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये 1200 से 2500 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के जहाज या मिसाइल होगा उसको वो नष्ट कर देगा। ठीक है, और इसका उपयोग कब किया जाता है? जब आक्रमण होता है तब इसका उपयोग किया जाता है देश की रक्षा करने के लिए। आगे देखते हैं। वर्ष 1998 ईस्वी के पोखरण परमाणु विस्फोट का श्रेय अब्दुल कलाम को ही है। इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, 1998 ईस्वी में, ठीक है, पोखरण परमाणु विस्फोट का श्रेय केवल अब्दुल कलाम को जाता है। इसी के कारण इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।